हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें। और सबसे पहले आप लोग अगर इससे पहले वाले जो सेट प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके आप लोगों को सीटेट ईवीएस और सीडीपी और हिंदी के नाम पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर 5 जनवरी 2022 का जो पेपर है इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक दो शब्द हम मतलब कि बताएंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और बाद में कि आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहा है सेट प्रैक्टिस का, आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताएं और अपने फ्रेंडों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण से शुरू होता है। तो पहला अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेवारी ठहराया जा सकता है। तो कथन कहता है कि बच्चों की जो शारीरिक विकास में देरी होती है उसके लिए क्या पूरी तरह से उसकी आनुवांशिक जो बनावट होती है वही जिम्मेवार होगा। उसके बाद कारण में बोल रहा है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। मतलब कि दोनों में आपको जो है किसी एक पर ही बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। क्या शरीर की जो भी विकास में देरी होती है उसके लिए क्या सिर्फ आनुवांशिक बनावट ही जिम्मेवार होते हैं? ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे मतलब कि फैक्टर जो है होते हैं, जैसे कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु कैसी है, परिवार का रहन सहन कैसा है, बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, वहाँ की पृष्ठभूमि, बहुत सारे चीज़ मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे किसी एक बात पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कारण में क्या बोल रहा है, बच्चों की शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत जो होते हैं कारक ही उत्तरदायी है, सिर्फ उसी पर मतलब कि जोर दिया जा रहा है। इस तरह से जो है यहाँ पे कथन भी आपका गलत हो रहा है और आपका जो है कारण जो है वो भी आपका गलत हो रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। मतलब कि इन सारे ऑप्शन में आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन है आपके पास, दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना और कूदना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से जो है सूक्ष्म कौशल मतलब कि छोटा सा उसमें जो है एक तरह से जोर दिया जा रहा है, बहुत ही इजी वे में उस चीज़ को कर सकता है। एक तरह से आप लोग सूक्ष्म कौशल का उपयोग बोल सकते हैं। तो दौड़ना, जब बच्चे दौड़ते हैं तो उसमें थोड़ा बल लगता है, चलता है तो उसमें भी बल लगता है। उसके बाद है घसीट कर लिखना और कूदने में भी कुछ ज़्यादा ही उसमें कौशल का प्रयोग होता है। बट जो घसीट कर लिखता है, जो छोटे बच्चे होंगे देखिएगा उसमें जो है कलम हाथ में पकड़ी हुई रहती है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे घसीट के, मतलब कि छोटे बच्चे भी उस तरह से घसीट के इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से घसीट कर लिखना जो एक सूक्ष्म कौशल छोटा सा मतलब कि कौशल है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। घसीट कर लिखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा बच्चा बाल्यावस्था में होगा, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो वैसे जो है बच्चों का जो है मतलब कि एक स्टेज में बांटा गया। तो सबसे पहले प्रसव पूर्व होता है, जिनमें कि प्रसव पूर्व में होता है कि गर्भ जो होते हैं बच्चे मतलब कि गर्भ में जिस टाइम पे रहते हैं तो 9 महीने तक का जो बच्चे होते हैं वह प्रसव पूर्व मतलब कि जो लेवल होते हैं उसमें रखा जाता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है शैशवा अवस्था, जो कि शैशवा अवस्था में आपका जो है बच्चा जो है लगभग 2 से लगभग मतलब कि 0 से 2 वर्ष तक के बीच में जो बच्चे आते हैं वो शैशवा अवस्था में आ जाते हैं। और जो मतलब कि जन्म से 2 वर्ष बोल सकते हैं आप शैशवा अवस्था, उससे पूर्व जो होता प्रसव पूर्व होता। उसके बाद शैशवा अवस्था के बाद आ जाता आपका पूर्व बाल्यावस्था आ जाता, जो कि 2 से 6 वर्ष तक का होता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था के बाद आपका आ जाता है मध्य, यानी कि बीच में, यानी कि मध्य बाल्यावस्था, जो कि 6 से 11 बोल सकते हैं या आप लोग 12 भी बोल सकते हैं। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था के बाद आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हैं या किशोरावस्था बोल सकते हैं, जो आपका 11 या 12 से 14 या 15 वर्ष तक का बीच का जो आयु होता है वो आपका क्या हो जाता है, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा।
तो इनमें से ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे तो इस तरह से आप लोग जब दूसरा ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें क्या है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो जो मध्य बाल्यावस्था होते हैं यानी कि 6 से जो 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है नियम का अर्थ समझ लेता, मतलब कि समझ जो है विकसित हो जाती है। किसी भी नियम का जो अर्थ होता है वो मतलब कि बच्चे समझ लेता और बच्चे में जो है तर्क करने की भी क्षमता आ जाती है मध्य बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से जो है व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत से संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में की भूमिका प्रभाव डालता है। तो फिल्म हो गया और प्रचार वगैरह जो होता है, विज्ञापन जो आप लोग देखते हैं, तो वह जो है एक समाजीकरण का भी मतलब कि एक तरह से वह कारक आप लोग बोल सकते हैं। तो यह कौन से मतलब कि होगा, प्राथमिक होगा या मतलब कि प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, तो आप लोगों को बताना है और वह कौन सा होगा। जैसे कि आप लोग प्राथमिक मीडिया, तो मीडिया जो है आपका प्राथमिक में नहीं आता है। प्राथमिक में आपका क्या आ जाता है, जैसे कि परिवार जो होता है वो आपका प्राथमिक में एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो द्वितीयक मीडिया है तो ये जो है आपका सेकेंडरी, यानी कि मीडिया जो है आपका सेकेंडरी वो फैक्टर है जो आपके जो है समाजीकरण के संस्था के रूप में भूमिका पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। जो आप लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, फिल्मों से और विज्ञापन के द्वारा देख के प्राप्त करते हैं। जो मीडिया होता है वह द्वितीयक में आ जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। जो संज्ञानात्मक यानी कि वाइगोत्स्की साहब जो है संज्ञानात्मक के जो अवस्था को जो मतलब कि बांटे हैं, तो इस तरह से आप लोग को बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पहले संवेदी होता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक होता है, उसके बाद आपका मूर्त संक्रियात्मक होता है, उसके बाद आपका औपचारिक संक्रियात्मक होता है। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है जो कि संवेदी के बाद होती है, मतलब कि 2 से 6 या 7 वर्ष की एज का जो बच्चे होते हैं, 2 से 6 या 7 वर्ष के जो बच्चा होते हैं वह पूर्व संक्रियात्मक में आ जाते हैं। तो वह कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है इस तरह के अवस्था में। जैसे पहला है अमूर्त सोच की क्षमता, उसके बाद है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में क्षमता, उसके बाद दूसरों के नज़रिया लेने की क्षमता, उसके बाद है परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की मतलब की अवस्था। तो इसमें जो है दूसरों की नज़रिया लेने की क्षमता या लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की क्षमता जो है बच्चे में क्या होती है, आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, दूसरों के नज़रिए की लेने की क्षमता या आप बोल सकते हैं लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की क्षमता जो है उसमें आ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पियाजे साहब के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो एक शिक्षक को है गतिशील और लचीला होना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो एक शिक्षक को पियाजे के अनुसार कैसा होना चाहिए, गतिशील और लचीला होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की के विचार में, तो आपको बताना हो कि उसके विचार में क्या है। तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। उसके बाद अगला है आपका, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो यहाँ पे देखिए भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, सुगम बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेव वागोत्स्की के विचार में क्या है, विचार के अनुसार भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है क्या करती है, सुगम बनाती है, आसान बनाती है, सरल बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो लेव वागोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से आपको बताना है कि बच्चों के लिए जो है कौन सा संज्ञानात्मक विकास जो है सुगम बनाती है। तो पहला है आपका सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, उसके बाद है संतुलन, पुरस्कार। तो आप लोग को बताए थे कि पुरस्कार वाली जब भी ऑप्शन आता है तो आपका गलत ही हो जाता है। तो सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, तो 1 और 2 देखेंगे किस में है, तो आपका 3 में है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका,
बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। एक जो बाल केंद्रित होता है, बच्चों के मतलब कि सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों पर जो है केंद्रित होती है, बच्चे किस तरह से सीखेंगे, कितना सीख सकता है, सारे बात जो है बच्चों पर मतलब की होता है। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो अधिगम कैसा होता है, पहला है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा। उसके बाद पुरस्कार और दंड पर निर्भर करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत ही बात है। पुरस्कार और दंड की बात आप लोगों को बताया जब भी आए तो गलत आंसर। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। देखिए ये ऑप्शन पढ़ने पे आप लोगों को पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होगा, उसमें शिक्षक और छात्र दोनों जो है एक दूसरे से मिल के उस कक्षा को बहुत ही मतलब कि अच्छे ढंग से बढ़ाएंगे। तो बच्चे जो मतलब कि शिक्षक कहेंगे बच्चे सुनेंगे, बच्चे जो उस कार्य पर खरे उतरेंगे, तो दोनों मिल के उस गतिविधि को करेंगे तो ज़्यादा वो जो है अट्रैक्टिव होगा। और इस तरह की कक्षाएँ जो है बाल केंद्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद आपका पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, ये ऑप्शन यदि चौथा पढ़ते तो ऑटोमेटिक गलत ही हो जाता, क्योंकि छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। छात्रों की भूमिका जो है एक अच्छे क्लास में कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है, वैसे निष्क्रिय बट आपका निगेटिव आ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है आपका लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब जो है नैतिकता के सिद्धांत दिए थे। तो इस मतलब कि बताना है कि नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण में, मतलब कि कौन से स्टेज में बच्चे दूसरों के इरादों की क्या करते, अपेक्षा करते और इसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं कि डरा जाते हैं, मतलब कि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमको मार पड़ेगा, मतलब कि बच्चे जो डर के मतलब कि डर के कारण उस काम का आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। तो इस तरह से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में। तो हावर्ड गार्डनर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि बुद्धि जो है बहुत प्रकार के होते हैं, इन्होंने ही बताया। और इनके अनुसार बुद्धि टोटल कितने 8 प्रकार के इन्होंने बताया और बाद में 1 प्रकार का और जुड़ जाता है तो 9 प्रकार हो जाता है। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। मतलब कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो 8 प्रकार की बुद्धि दिया है, भाषा के आधार पर, उस तरह से गायन के आधार पर, शारीरिक गतिविधि के आधार पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यक्त करने की, सोच को व्यक्त करने की धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग, मतलब कि उसमें एक तरह से भाषा का उपयोग जो है किस पर, कौन सी बुद्धि में हो जाएगा, तो भाषा ही बुद्धि, सिंपल सी है। तो भाषा जो है आपका लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषा ही बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भेदभावों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भेदभाव को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो यह इसमें से ऑप्शन से आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है जो कि कक्षा में एक जो व्यक्तिगत भेदभाव को हमें बताना है, लेकिन उसके लिए यह प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन 4 में है छात्रों में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करना। ये जो है बिल्कुल ये प्रभावी नहीं है। बाद बाकी आप लोग और सारे तीनों ऑप्शन जो पढ़ेंगे, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, ये सही बात ही है। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, ये भी सही बात है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करें, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो है आपका क्या करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। छवियों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो कभी भी जो है कक्षा में इस तरह की रणनीति शिक्षकों को नहीं अपनानी चाहिए। इससे बच्चों के क्या होती है, मन में ठेस की भावना आ जाती है। तो सिर्फ बच्चे सोचेंगे कि हम गलती कर रहे हैं तो हम ही को मतलब कि इस तरह की बात बोल रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं। तो उस तरह के जो बच्चे गलत करते हैं तो उन्हें भी जो एक तरह से प्रमोट करनी है आप लोगों को कक्षा में, उसे जो है पॉजिटिव वे में लेके चलना है, ना कि उन्हें जो है बार बार उसकी कमियों को बताना कि आप गलती कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और आपको ये करना होगा, ऐसे ठीक होगा, वैसे ठीक होगा। तो ये सारे बात भी आप लोगों को हमेशा बच्चों पर नहीं रखना है, ठीक ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 साल के राहुल को एक गुड़िया
उपहार में मिलने पर वह बोला। 4 साल का एक बच्चा है राहुल, उसे खेलने के लिए एक गुड़िया क्या होता है गिफ्ट में मिलता है, ठीक ना। मैं इसका क्या करूं? अब राहुल को बोलता है कि मैं इसका क्या करूं, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। और वह राहुल 4 साल का बच्चा देखिए क्या बोल रहा है कि मैं इसका क्या करूंगा, और लड़के गुड़ियों से नहीं खेलता। और वह राहुल बोलता है कि लड़के जो है गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता? यह एक जो है 4 साल का बच्चा जो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि लड़का जो है लड़का वाला गुड़िया से खेलेगा, लड़की जो है लड़की वाली गुड़िया से खेलेगी। इस तरह की जेंडर रूढ़िवादिता को एक तरह से दिखा रहा है 4 साल का कौन? राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो मतलब कि सीखने के लिए आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करें। केवल मतलब गलत, ठीक ना। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ये चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। ये भी उतना सटीक नहीं है कि बोल रहा क्या सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही मतलब ये भी गलत हुई होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर। बच्चों को कभी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे में जो है ना एक मतभेद की भावना हो जाती है। बच्चे सोचेंगे बार बार उन्हीं की बड़ाई करती है ये वो, तो इस तरह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग जब 2 पढ़ेंगे तो इनमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होते हैं दिन प्रतिदिन की, उसमें जो अवलोकन को क्या करना है, शामिल करना है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे बच्चों में कि उसमें जो है एक तरह से चिंतन वाली बात आ जाएगी, और वह जो समालोचनात्मक सोच मतलब बच्चे सोचेंगे कि इस कार्य को कैसे किया जा सकता है। तो सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सिंपल है, बच्चे यदि पढ़े हैं याद है तो वो बोल ही देगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सिंपल, कोई सोचने वाली बात नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखे, तो सारे वायुमंडल के परतों को आराम से बच्चे लिख सकते हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करे कि करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इससे जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस समस्या को हल करने में बच्चों को जो कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले कि बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसे कैसे दिखाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे हवा को दिखाया जाए, कैसे बीज को दिखाया जाए, कैसे बीज में अंकुरन को दिखाया जाए। इस तरह से रूपरेखा बनाने में, लेआउट तैयार करने में बच्चे को एक तरह से सोचना पड़ेगा। उसमें समालोचनात्मक चिंतन क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो ऑप्शन ए अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आप पढ़े होंगे, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वे छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वे छात्र जिन्हें जो है पढ़ने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो यह आपका हो जाएगा पठन। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डायलेक्सिया कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे। डायलेक्सिया जिसमें पढ़ने से संबंधित परेशानी हो उसे कहा जाता है पठन वैकल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है आपका, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुविधाहीन मतलब कि वैसे जो समूह के विद्यार्थी है जिसको सुविधाहीन है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वह वंचित है,
तो उसे संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना चाहिए। ये उतना सही नहीं है कि छात्रों के सामने जो सबकी कमजोरियों को उसकी कमजोरियों को उजागर करना, ये सही बात नहीं है। उसके बाद इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं है। जब भी समावेशन वाली बात आती है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ये सही रहता है। सभी छात्रों के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग होना। लेकिन ऑप्शन 1 जब आप लोग पढ़ेंगे, सभी छात्रों को अपनेपन की भावनाओं को क्या कर देना, बढ़ावा देना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो सुविधाहीन वंचित वर्ग समूह होते हैं उस तरह के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावनाओं को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विविध आवश्यकता वाले विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो कौन सा विकल्प को जो है यूज नहीं करना चाहिए, उसी को आप लोग को बताना। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये जो है कोई विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी जो शिक्षार्थी है तो उसमें जो इस तरह का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। संचार और अभिव्यक्ति, ये भी चीज़ करना चाहिए। उसके बाद सूचनाओं के दृष्टिकोण, ये भी करना चाहिए। उसके बाद है क्या, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ये कभी भी क्लास में जो है एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होते हैं, विविध आवश्यकता वाले बहुत सारे बच्चे होते, कोई आँख से अंधे होते हैं, कोई पैर से विकलांग होते हैं। तो उस क्लास में कभी भी शिक्षक को जो शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं बतानी है, मतलब कि भेदभाव की बात नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा किस बात पर जोर नहीं दिया गया है दिव्यांग छात्रों के लिए, उसी को आप लोगों को टिक करना है। पहला ऑप्शन है आपका उपयुक्त इमारती ढांचा, ये बात पर दिया गया जोर। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। उसके बाद है अनिवार्य विशेष शिक्षा। उसके बाद उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आप लोग जब पढ़ते होंगे, इसमें क्या है, ऑप्शन 2 में है प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी होना चाहिए। उसके बाद अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो इसमें जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, कोई भी विकलांग विद्यार्थी है तो ये नहीं है कि विकलांग है तो उसे जो है विशेष शिक्षा देना चाहिए, ये नहीं। तो इसीलिए अनिवार्य विशेष शिक्षा पर बल ये नहीं दिया गया 2020 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस तरह सीखते हैं? आपको बताना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो सारे कार्यों को करके बच्चा क्या करते हैं, सीखते हैं। पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, मतलब कि उस कार्य को करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 चारों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन ए में है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क कहता, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों का यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा जो आपका सही है। तो इसमें जो है 22 नंबर पे आपका 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर जब 1 देखेंगे, इसमें क्या है कि 1 और R दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से जो है यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम, जो विद्यार्थी खुद किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें जो एक नियंत्रण करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह भी बात सही है। और अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय में मदद मिलता है कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ये जो है यहाँ पे नियंत्रण वाली बात है, ये नहीं कि आप लोग इसे गलत करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो,
तो एक शिक्षक होने के नाते उन्हें जो है क्या करना चाहिए, किस गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए, अस्पष्ट, ये गलत बात है। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, अत्यंत जटिल होना चाहिए, अर्थहीन होना चाहिए। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें जो है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। तो एक शिक्षक को गतिविधियों के द्वारा जो गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो होना चाहिए किस तरह का गतिविधि, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त वो गतिविधि होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। एक शिक्षक को ऐसा मतलब कि गतिविधियों की रूपरेखा लेआउट तैयार करनी चाहिए जो किस चीज़ को बढ़ावा दे, निराशा को। ऐसा गलत बात है, निराशा को ही बढ़ावा देगा तो वैसा गतिविधि करके क्या फ़ायदा। उसके बाद अभिसारी उत्तर मतलब नहीं, जब अपसारी रहे तो कुछ यहाँ पे देखिए, मात्र रटने की बात तो होना ही नहीं चाहिए। अपसारी मतलब कि ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चे जो है कुछ नए सोचे, बड़े सोचे, तो इस तरह की मतलब कि सोच को विकसित करने के लिए जो है शिक्षक को गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना जो है प्राथमिक रूप से डैश गतिविधि है। कैसी गतिविधि है, यांत्रिक गतिविधि है, व्यवहारवादी मतलब की गतिविधि है, निष्क्रिय है, उसके बाद सामाजिक है। तो समकालीन जो सिद्धांतकार है उसके अनुसार सीखना एक जो है कैसा है, सामाजिक जो है गतिविधि है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपका, कथन में है आपका, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कथन कारण कहता है समस्या समाधान की रणनीतियों अधिगम में सुधार करती है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है 1, यानी कि कथन भी सही है आपका और कारण भी सही है, और कारण सही आपका व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। मतलब कि बताना है कि छात्रों के बीच जो भ्रांतियाँ होती है, गलतफहमी हो जाते हैं बच्चे को, वह डैश महत्वपूर्ण है। तो निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। तो बच्चों के अंदर जो भ्रांतियाँ होती है उसे शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वह बच्चे जो किस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, तो उस भ्रांतियों को क्या करना है, पहचानना है। बिल्कुल 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है छात्रों में भय का भाव। छात्रों में जो भय का भाव जब होता है और बच्चे के अंदर डर जब समा जाता है तब क्या होता है, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। जब बच्चे डर ही जाएगा तो क्या वो अधिगम सुधार करेगा, नहीं करेगा, अधिगम के लिए हानिकारक है। उसके बाद अधिगम के लिए आवश्यक है। जब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को डर हो जाएगा तो क्या वो अधिगम के लिए आवश्यक होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत बात है। अधिगम के लिए हानिकारक, ये आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। जब बच्चे क्या हो जाएगा, डर जाएंगे या उसके अंदर भय आ जाएगा तो वह अधिगम के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होगा, यानी कि हार्मफुल लर्निंग होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, उसके बाद है आपका क्या, सत्ता की चाह। तो ये सब जो है आपका ऑप्शन, कोई भी बच्चा जो सत्ता की चाह के लिए नहीं पढ़ते, धन की चाह के लिए नहीं होगा, प्रसिद्धि की चाह के लिए नहीं होगा, बल्कि बच्चे जो है अपनी योग्यता की चाह का मतलब कि उसमें यूज करेगा। तो जो छात्र महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा तो उसमें योग्यता की चाह होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम हो मतलब कि जो सीखने सिखाने की क्रिया हो वह जो है उसमें कुछ अर्थ निकले, कुछ उसका जो है मतलब कि एक अच्छा सा
हल निकले, उसे सुसाध्य करने के लिए वो अच्छा अधिगम हो, इसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए? ये गलत बात है। हतोत्साहित तो बिल्कुल ही नहीं होता। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों के बीच क्या जो कंपटीशन की भाव विकसित करना चाहिए। फिर वही बात है, बच्चों को कभी जो है दूसरे से कंपटीशन नहीं करना देने के लिए बात बोलनी चाहिए। विषय वस्तु को रटने को बढ़ावा देना चाहिए। रटना ये गलत। संप्रदायों की शिक्षा समझ को जो महत्व देना चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पॉजिटिव इसका भी है आंसर, यानी कि संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो आज 30 क्वेश्चन CDP के कवर किए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जो है सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अपने फ्रेंडों को शेयर कर लीजिए और साथ ही साथ जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।